दीपांशी सेठी एंड आज हम बात करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बारे में। सो गाइज, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमें सारे ही लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए इस सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। बट वाई वी नीड दिस सब्जेक्ट? देखो गाइज, मेनली हमें 3 सिचुएशंस के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की हेल्प चाहिए होती है। फर्स्ट सिचुएशन, देखो देयर आर टाइम्स जब एक ही प्रोविजन हमें एक से ज़्यादा मतलब बता रहा होता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मतलब बता रहा होता है, तो उस केस के अंदर हमें समझ नहीं आता है कि हम कौन सी इंटरप्रिटेशन को अपने सिचुएशन पर अप्लाई करें। तो वहाँ पर हम हेल्प लेते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की। उसी के साथ दूसरी सिचुएशन होती है, देखो जब भी लेजिस्लेचर कोई भी एक्ट बनाता है तो वो फ्यूचर की जितनी भी सिचुएशंस होती हैं उनको माइंड में रखते हुए ही लॉ बनाते हैं कि फ्यूचर में जो भी सिचुएशन अराइज हो सकती हैं उनको आज ही हम कवर कर लें ताकि फ्यूचर में कोई भी डाइकॉटमी ना आए। बट क्या ये पॉसिबल है कि हम आज ही सोच लें कि अगले 20 साल के बाद या अगले 50 या 100 साल के बाद क्या प्रॉब्लम अराइज होगी? डेफिनेटली नॉट। जैसे कि हम में से किसी को भी नहीं पता था कि कोरोना जैसा कुछ आएगा। क्या हमने सोचा था कि पूरा वर्ल्ड ही एक दिन बंद हो जाएगा? नहीं सोचा था। सो जस्ट लाइक दैट, अब लेजिस्लेचर जब लॉ बनाता है वो तो सारी फ्यूचर की सिचुएशंस को माइंड में रख के बनाता है, बट स्टिल कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हम चाह कर भी कवर नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो उस समय क्या होगा? उस समय पर जितने भी हमारे अवेलेबल लॉज हैं उसका ही इंटरप्रिटेशन कर कर हमें करंट सिनेरियो में लगाना पड़ता है ताकि हम जस्टिस सर्व कर सके। ऑब्वियसली हमें थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन उन करंट लॉज के अंदर करना पड़ता है सो दैट वो रीसेंट जो सिनेरियो है उसके अंदर, रीसेंट जो सिचुएशन है उसके अंदर फिट हो सके। और तीसरी सिचुएशन होती है जब हमें फिर से इस लॉ की ज़रूरत पड़ती है, जब बेसिकली हमारे पास जो लॉ है, जो प्रोविज़न है, अगर हम उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हैं तो जस्टिस सर्व नहीं होगा। तो उस केस के अंदर भी जो जजेस होते हैं वो लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसको इस तरीके से अप्लाई करते हैं ताकि जस्टिस सर्व हो सके। सो मेनली इन 3 सिनेरियोज के अंदर हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अब इंटरप्रिटेशन हम बेसिकली 2 तरीके की होती है। पहली होती है जब हम एक प्रोविज़न को लिबरली अप्लाई करते हैं, या दूसरा जब हम प्रोविज़न को लिटरली अप्लाई करते हैं। लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? जब एक प्रोविज़न का सिर्फ एक ही मतलब है तो हम क्या करते हैं, उस प्रोविज़न को एज इट इज़ अप्लाई कर देते हैं। उसके अंदर हम कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर हम अपनी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं, उसको हम एज इट इज़ अप्लाई करते हैं। बट जहाँ बात आती है लिबरल इंटरप्रिटेशन की तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर हम जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में दिए हुए हैं, हम उनको अप्लाई करते हैं। देयर आर लॉट मैनी प्रिंसिपल्स जो कि हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में दे रखे हैं, जैसे कि हेडन्स प्रिंसिपल जिसको हम मिसचीफ रूल भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारे पास नॉसिटर सोर्सेस, देन देयर इज golden rule, then there is so many other rules as well which we will discuss in our class as well. So ये सारे rules होते हैं, ये हमें help करते हैं interpretation करने में। बट इसी के साथ साथ एक चीज़ और होती है कि क्या इंटरप्रिटेशन के अंदर हम सिर्फ इंटरप्रिटेशन डिस्कस करते हैं? द आंसर इज नो। इंटरप्रिटेशन के अंदर हम इंटरप्रिटेशन के साथ साथ ही कंस्ट्रक्शन भी डिस्कस करते हैं। तो क्या ये दोनों चीज़ें एक है? देखो जर्नली अगर आप देखोगे तो ये दोनों चीज़ें लोग इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। जैसे कि अगर आप इंटरप्रिटेशन की बात करते हो तो इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको कोई केस के होने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी किसी प्रोविज़न का इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। बट एज फार एज कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न, कंस्ट्रक्शन के लिए एक केस का होना ज़रूरी है, तभी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली जहाँ पर एक केस है और वहाँ पे आप किसी प्रोविज़न का कंस्ट्रक्शन करके डिसीजन अनाउंस कर रहे हो, वो तो होता है कंस्ट्रक्शन। वेयर एज इंटरप्रिटेशन होता है एक प्रोविज़न का जस्ट इंटरप्रिटेशन करना, राइट। So I hope this is clear to all of you. So that's all for today guys, we'll see you soon and stay tuned.